नमस्कार, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका राग बिहारी में। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे अनंत सिंह के उन बयानों पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनको तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ाया गया तो वो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। इसके साथ ही अनंत सिंह ने एक दावा और किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अनंत सिंह जो दावा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं और अनंत सिंह का क्या पॉलिटिकल प्लान है, इन सब पे बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे अमित शाह शुक्रवार को आ रहे हैं पुनौरा धाम। तो अमित शाह का क्या है प्लान और ये दौरा कितना अहम है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही एक खबर यह है कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया है। मुकेश सहनी के बारे में जो अभी तक चल रहा है ये कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं इंडिया अलायंस से, लेकिन साथ में एनडीए अलायंस के भी संपर्क में है। तो राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को क्यों फोन किया, क्या उनको मनाने के लिए फोन किया है, बात नहीं बन पा रही, इन सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए रोज की तरह हमारे हैं सहयोगी पंकज कुमार सर। सर, पहला सवाल यही है कि अनंत सिंह इस तरीके के जो दावा कर रहे हैं, क्या इसको ये कहा जाए कि उन्होंने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में कह दिया या कुछ भी बोल दिया, या इस बात को सीरियस लिया जाए कि अनंत सिंह का इतना प्रभाव है कि वो तेजस्वी यादव के सामने अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और नीतीश कुमार की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, क्या है, क्या जदयू से कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है, क्या है पॉलिटिकल एम्बिशन उनका प्लान जो चल रहा है? देखिए अंकित, आपको याद होगा बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान हम लोग अनंत सिंह के पास पहुंचे थे और किस तरीके से हमने उनका इंटरव्यू किया था। दरअसल 13 तारीख को जब मुंगेर लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में चुनाव हो गया, उसके बाद अनंत सिंह ने ठान लिया था कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे। और हम लोग 13 तारीख के बाद पहुंचे थे, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग पहले सिवान में थे, सिवान से हाजीपुर आए थे और हाजीपुर से सुबह सुबह हम लोग पहुंचे थे लदमा गांव, आपको याद होगा। तो हम लोगों ने उनसे बात करने का कोशिश किया था और कई सारे उनके समर्थक उन तक लेके गए थे कि चलिए आपका इंटरव्यू कराएंगे। मुश्किल से हुआ था। और लेकिन जब अनंत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से कह दिया किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। तब तक हम लोग इंतजार किए। कुछ देर के बाद जब वो नहा के बाहर निकले और उसके बाद हमने खुद बात की तो वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। और उस इंटरव्यू में भी आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात बड़ा रिपीट किया था कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम नौकरी दिलवाए, तो बाबू मैया के जमाने में क्यों ने नौकरी दिलवा दिए थे, ये बात वो बार बार कहते हैं। दरअसल हम कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझिए। लोग कह सकते हैं कि भाई कम पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, उतना डिप्लोमेटिक नहीं रहते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे भी हैं तो बुद्धि की कोई कमी नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आप सोचिए कि वो उनको पता है कब क्या बोलना है, वो जान रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को खुश करना है। नीतीश कुमार सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, बिहार में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, इनके जैसा मुख्यमंत्री कोई पैदा ही नहीं लिया। ये सारी बात आप सुनते जाइए। तीसरी बात वो कहते हैं तेजस्वी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी बात कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की इतनी तारीफ के पीछे की वजह को भी आपको समझना होगा। नीतीश और अनंत सिंह का रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव लड़ा करते थे और लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, और लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को अनंत सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह की मदद की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय चुनाव में बाहुबल का भी बहुत इस्तेमाल होता था। बड़े ही आसान तरीके से चुनाव जीतना आसान नहीं था। टाल में कई सारे ऐसे बाहुबली थे जो कि आरजेडी के समर्थक माने जाते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार चुनाव जीतें। और ये बात मैं कह रहा हूं, एक बार आपको याद होगा विजय कृष्ण के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। एक बार तो नीतीश कुमार और एक बात तो बाहर आ गई थी कि नीतीश चुनाव हार गए। बाद में खबर आई कि नीतीश चुनाव जीत गए हैं कुछ 100 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कांटे की टक्कर होती थी, वहां पर किस तरीके से बाहुबलियों के बीच में युद्ध होता था।
और एक मोर्चा थमने वाले आनंद सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह ही होते थे। हाँ। तो नीतीश कुमार से उनका रिश्ता कितना पुराना है इस बात को आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के भी एक बड़े नेता होते थे श्याम सुंदर सिंह धीरज, वो संजय गांधी के बड़े खास होते थे और एक समय उनका तूती बोलता था, युवा तुर्क कहे जाते थे, और उनके भी चमक को कुंद करने में ये दिलीप सिंह और अनंत सिंह की बड़ी भूमिका बताई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिलीप सिंह, अनंत सिंह, ये लोग नीतीश के नजदीक रहे, ये लोग समाजवादी धारा से जुड़े रहे और उसके बाद पहले श्याम सुंदर सिंह धीरज से टक्कर लिया और उसके बाद नीतीश का साथ इन लोगों ने किस तरीके से दिया। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे केसेस भी तो अनंत सिंह के खिलाफ हैं, बहुत सारे मुकदमा भी तो अनंत सिंह के खिलाफ है। ये सच बात है कि अनंत सिंह को कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, वो बार बार चुनाव जीते हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव जीत जाती है उनके नाम से। अब वो बाहर निकले तो वो कह रहे हैं पत्नी काम नहीं की है, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ये साफ कर दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मोकामा में हिम्मत हो तो आ जाए तेजस्वी यादव, उनका जमानत जब्त करा देंगे। अब सवाल उठता है कि सीधा तेजस्वी को धमकी, तो समझिए तेजस्वी यादव को धमकी कौन दे रहे हैं, तो अनंत सिंह। चुनाव लड़ने की चुनौती कहां से दे रहे हैं, तो मोकामा से। तो ये अपने आप में सुर्खियां बटोरने के लिए काफी है और इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। उनको जमानत भी मिली है, ये भी सबको पता है। जमानत क्यों मिली थी, तो सोनू मोनू से लड़ाई हुई थी और गांव में किस तरीके से गोलीबारी हुई, उनको जेल जाना पड़ा, ये सारी बातें सही है। पर एक चीज आप और याद रखिएगा कि उनकी पार्टी के भीतर भी उनके दुश्मनों की कमी नहीं है। अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जेडीयू में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। और छोड़िए, नीरज कुमार ही चाहते हैं क्या कि अनंत सिंह चुनाव लड़े, जो कि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी विधायक हैं और नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं इस सरकार में, और क्या वो चाहेंगे कि ये चुनाव लड़े? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इनकी अदावत पार्टी के भीतर भी बड़ी पुरानी है। तो सवाल उठता है कि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर इन दोनों को कैसे चुप कराया जाए। तो इससे बेहतर जरिया अनंत सिंह का क्या हो सकता था? एक तरफ तेजस्वी यादव को चुनौती दे देना, मतलब आरजेडी के सबसे बड़े नेता को चुनौती दे देना, कहां पर, तो मोकामा में। और दूसरी तरफ ये करना कि भाई अपने पार्टी के भीतर भी जो उनके विरोधी हैं उनको साफ संवाद कर देना, कायम करना कि लड़ूंगा तो मैं ही। मतलब ये बहुत साफ है कि यहां से लड़ेंगे हम, यहां के शेर हम ही हैं, हम ही चुनाव लड़ेंगे, ये जान लो। और तीसरी बड़ी बात उनको पता है कि प्रदेश का मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के शान में कसीदे नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और उनका पुराना रिश्ता भी रहा है, ये बात भी सच है, नीतीश कुमार से उनके पुराने रिश्ते रहे। तो मुख्यमंत्री बेस्ट सीएम है, तेजस्वी की जमानत जब्त करा देंगे और खुद वहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये तीनों मैसेज देकर के उन्होंने अपने विरोधियों को, चाहे पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, सबको परास्त करने की कोशिश उन्होंने की है। वो कहते हैं ना, एक तीर में कई शिकार करने का प्रयास उन्होंने किया और एक मैसेज भी बड़ा साफ दे दिया कि तेजस्वी आ जाए, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। पर यह मैसेज पार्टी के भीतर भी उन लोगों के लिए है जो उनका टिकट काटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं यहां से जीतेंगे हम, तेजस्वी का जमानत जब्त कराएंगे, मतलब हम इतने ताकतवर हैं, हाँ हम हर मोर्चे पर तैयार हैं और हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैसेज से उन्होंने कितनों को मैसेज दे दिया। तो कोई ये कह ले कि आनंद सिंह बोलचाल में भले ही रफ दिखते हो, लेकिन कोई बुद्धि की कमी है, ऐसा नहीं है। और बुद्धि की कमी होती तो इतने साल तक दबदबा कायम नहीं रहता। उस इलाके में हर चीज पर दबदबा आनंद सिंह का है, आनंद सिंह का लोगों पर पकड़ भी है, इसलिए चुनाव भी जीतते हैं, लोकप्रियता भी बरकरार है, फॉरेन स्पॉट पर फैसला भी करते हैं। इसके लिए भले ही वो कानून से आगे भी बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप पर केस हो गया, आप जेल चले गए, तो उन्होंने कहा 1000 केस हो मंजूर है,
लेकिन हमारे लोगों को कोई तंग करेगा तो हम बैठे रहेंगे क्या? अगर जनता को तंग करेगा तो हम, मतलब मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अपनी जनता के लिए लड़ेंगे, जिस स्तर पर लड़ना होगा लड़ेंगे, वहां से हम ही चुनाव जीतेंगे। पार्टी के भीतर के विरोधियों को भी मैसेज दे दिया, बाहर के लोगों को भी मैसेज दे दिया। जमानत के बाद बाहर निकले, पूरे बिहार को पता चल चुका है, और अनंत सिंह अब खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। ठीक। मुकेश सहनी क्या नाराज चल रहे हैं? ज़्यादा मनाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी ने फ़ोन किया, ऐसी चर्चा चल रही है, क्या वजह है? तेजस्वी यादव के स्तर पर नहीं हैंडल हो पा रहा है मामला, एनडीए में जाने की तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है? देखिए, मुकेश सहनी को लेकर के एक चर्चा बड़ी तेजी से महागठबंधन में उठती है, जिसको मुकेश सहनी भले ही पसंद न करें, लेकिन महागठबंधन में घटक दल के कई बड़े नेता ये कहते हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहेंगे या नहीं। और इस बात को लेकर के बीजेपी कम बोलती है, एनडीए के लोग कम बोलते हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग ज्यादा बोलते हैं। और आप यकीन मानिए, कांग्रेस को ज्यादा अविश्वास मुकेश सहनी पर है। ये बात कांग्रेस के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में आपको बता देंगे, ये बात आप जान लीजिए। अब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी के खिलाफ क्या तेजस्वी कांग्रेस का इस्तेमाल करेंगे? ये हम लोगों ने एक खबर चलाया भी था, और उसका रिएक्शन भी बहुत खराब भी आया, बहुत लोग नाराज भी हुए। लेकिन जब आप खबरें चलाते हैं तो कई बार इसके पक्ष में खबरें होती हैं तो वो खुश होते हैं, दूसरा नाराज होता है, और इससे हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि हमें तो खबरें दिखानी होती हैं। पर आप इस बात को समझिए कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो और मुकेश सहनी के भीतर भी नाराजगी कांग्रेस को लेकर के ना ज्यादा पैदा हो, इसलिए कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई। क्योंकि देखिए, कांग्रेस इमेज क्या बनाना चाह रही है? प्रो ओबीसी, प्रो ईबीसी। मुकेश सहनी वर्तमान समय में अति पिछड़े समाज से तो आते हैं, उनका नाम तो है, उनकी चर्चा तो होती ही है, और पिछले 10 साल से लगातार राजनीति में बने हुए हैं। भले ही वो 1.5 साल मंत्री रहे, लेकिन राजनीति में तो बने हुए हैं, उनकी चर्चा तो हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस पर यह आरोप लगेगा कि कांग्रेस ही मुकेश सहनी का रास्ता रोकना चाह रही है, तो क्या कांग्रेस इस आरोप को ले पाएगी? कांग्रेस अपने ऊपर लगे हुए धब्बे को धोना चाहेगी या नहीं धोना चाहेगी? क्योंकि कांग्रेस पर फिर लगेगा कि भाई फ्रंट से कहते हैं कि हम तो अति पिछड़े के समर्थक हैं, लेकिन सामने से पीछे से क्या करते हैं? तो अति पिछड़े के नेता को साइडलाइन कर रहे हैं, अति पिछड़े के नेता को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन पर अविश्वास जता रहे हैं। और दरअसल ये चर्चा बड़ी आम होने लगी थी। अब देखिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है दिल्ली में, और उसमें मुकेश सहनी के पास कोई संवाद नहीं पहुंचा, कोई मैसेज नहीं पहुंचा। यकीन मानिए, वीआईपी पार्टी में इस बात को लेकर के नाराजगी थी। आज मुकेश सहनी आरा घूम रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ से त्रस्त लोग हैं उनसे मिलने पहुंचे, उनका दुख दर्द जानने पहुंचे हैं। और दूसरी खबर यह भी है कि आरा में मुकेश सहनी की पार्टी से एक बड़े नेता तो कम कहिए, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो कि अब नेतागिरी में उतर चुके हैं, वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो मुकेश सहनी उनके लिए भी जमीन तैयार करने गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी को इसी बीच जब राहुल गांधी का फोन आता है कि आप कहाँ हैं, आपसे बात करना चाह रहे थे, कल से कोशिश जारी थी और आपसे बात हो नहीं पाई, तो मुकेश सहनी की बाँछें खिल गई कि आखिरकार कांग्रेस जैसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर मुकेश सहनी को फोन करे, और मुकेश सहनी को जिस पे संशय हो कि भाई वो पार्टी हम पे शक कर रही है, तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी को अच्छा तो लगा ही होगा कि भाई राहुल गांधी स्वयं फोन कर रहे हैं। अब देखिए, उनके प्रवक्ता आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी का फोन आया था। मतलब वीआईपी के तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और वीआईपी के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अब ठीक कहा भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि राहुल गांधी का खुद फोन गया है। अब राहुल गांधी से मिलने मुकेश सहनी दिल्ली आने वाले हैं, फ्लाइट का टिकट भी कट चुका है, इसकी भी जानकारी मुझे है।
और मुकेश की खबरें सहनी आ रही कैसे पहुंचेंगे इसको लेकर के प्रभारी का फोन भी जा चुका है। आप समझ चुके हैं, अल्लाह वरू फोन भी कर चुके हैं कि कब आने वाले हैं मुकेश सहनी, क्या प्लान है उनका। तो जब अल्लाह वरू ये पता कर रहे हैं, राहुल गांधी फोन कर चुके हैं, कुछ दिन पहले तक ये था कि कांग्रेस उन पर विश्वास नहीं कर रही है, आरजेडी के कई नेता, मैं तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो दूसरी पंक्ति में नेता खड़े हैं आप उनसे बात करिए, वो आपको यही बात बोलेंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी भाव दें, राहुल गांधी फोन करें, तो वीआईपी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो इसीलिए मुकेश सहनी काफी उत्साहित हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी बेहद उत्साहित हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि देख लीजिए हमारे और कांग्रेस के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और ये मौका ऐसा आया है क्योंकि मुकेश सहनी एक अच्छी संख्या पर चुनाव तो लड़ना चाहते ही है ना। 60 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन 30 पर तो लड़ेंगे ही ना। तभी तो 60 पे ना लड़े, 30 पे तो लड़ेंगे ही। अब 30 पे चुनाव लड़ने के लिए उनको राहुल गांधी का गो अहेड तो चाहिए, और राहुल गांधी का भरोसा तो चाहिए, राहुल गांधी का विश्वास तो चाहिए, तेजस्वी यादव का साथ तो चाहिए। तेजस्वी यादव से तो अक्सर वो 1-1-2 बजे रात तक मिलते रहते हैं, उनसे पारिवारिक संबंध है, ये मुझे जानकारी है। और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया कि मछली खा रहे हैं तो कभी संतरे खा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास जाना और राहुल गांधी द्वारा कॉल किया जाना अपने आप में बताता है कि महागठबंधन अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गया है। और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है वो वीआईपी पार्टी को कॉल कर रही है, वीआईपी पार्टी को बुला रही है। मुकेश सहनी दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। मेरी जानकारी में राहुल गांधी से अलग भी वार्ता होगी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग तो होगी, राहुल गांधी से अलग से मुलाकात भी होगी, वार्ता भी होगी। अब किन मुद्दों पर वार्ता होगी, ये वार्ता होने के बाद ही हम आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने ये सारी बातें बता पाएंगे। ठीक है। अमित शाह पुनौरा धाम आ रहे हैं, कितना असर होगा अमित शाह के आने से, क्योंकि अमित शाह एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो आए थे, लेकिन अमित शाह अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने राम मंदिर बना दिया। अब सीतामढ़ी पुनौरा धाम आप जानते हैं माँ जानकी का मंदिर बन रहा है, और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अमित शाह जा रहे हैं, बीजेपी इसको अपना मुद्दा बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन ये मंदिर बना कैसे, इतना ज्यादा लैंड कैसे एलोकेट हुआ, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप समझिए पुनौरा धाम को लेकर के जिस तरीके से अब बीजेपी अपने गले से इस मुद्दे को लगाना चाहती है और बताना चाहती है कि भाई ये हम करा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर तो बिहार में सीता जी के मंदिर, और ये मंदिर का निर्माण हम किस तरीके से करा रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट में हो रहा है, नीतीश कुमार इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कामेश्वर चौपाल जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने इसका प्रयास किया था, और उनके एक दूत जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और उन्होंने ये प्रयास किया था बिहार के एक ब्यूरोक्रेट से। और बता दूं वो ब्यूरोक्रेट भी नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। और इस प्रयास में एक और व्यक्ति जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ चलाते हैं, एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, और उनका प्रयास जबरदस्त था। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रयास जब किया गया और बाद में सरकार, क्योंकि सरकार तो एनडीए की है, तो एनडीए इसको कैसे अपने हाथ से जाने देगी। सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा, अमित शाह पुनौरा धाम पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ ही रहे हैं, अमित शाह का वहां पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। खबर यह था कि टॉप लीडरशिप से मिलेंगे, लेकिन लीडर्स से मिलेंगे ही जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं, लेकिन पुनौरा धाम पहुंच करके निश्चित तौर पर पार्टी की रणनीति क्या है, कैसे पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, जो कि हम अगले शो में बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रशांत किशोर, एक इंटरनल सर्वे में आया है कि बीजेपी का 15% वोट, खासतौर पर जो अपर कास्ट का वोट है, उसको अपने पक्ष में कर रहे हैं।
तो प्रशांत किशोर इस तरीके से डेंट पहुंचा रहे हैं, तो पार्टी अब ये सोचेगी ना कि प्रशांत किशोर के नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। और अमित शाह के बारे में कौन नहीं जानता कि पार्टी के कितने बड़े चाणक्य हैं। इसलिए उनकी मौजूदगी बिहार में निश्चित तौर पर एनडीए को नई ताकत देगी, बीजेपी को नई मजबूती देगी, एक नई रणनीति तैयार होगी और आने वाले चुनाव में जीत के लिए क्या कुछ किया जाना है, इसके लिए एनडीए अग्रसर होगा। और लगे हाथ सचिव ने बिहार के रेलवे स्टेशन भी एक मांग लिया पुनौरा धाम के लिए अमित शाह के आने से पहले। तो फिलहाल आज राग बिहारी में इतना ही। क्या होता है बिहार की राजनीति में आगे, मुकेश सहनी क्या बने रहेंगे इंडिया अलायंस के साथ, कितनी सीटें मिलेंगी और डिप्टी सीएम बनने का सपना उनका पूरा होगा कि नहीं होगा, ये देखना होगा। अमित शाह के आने से बिहार में बीजेपी और इंडिया अलायंस कितनी मजबूत होगी, क्या नई रणनीति बनेगी, ये भी देखना होगा। जुड़े रहिए राग बिहारी के साथ, देखते रहिए और जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।